In this video, we will do the land resources topic of the chapter Resources and Development. Land resources. We live on land. हम लोग जमीन पर धरती पर रहते हैं. We perform our economic activities on land and we use it in different ways. हम लोग अपने सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी कि आर्थिक क्रिया पृथ्वी पर ही करते हैं और इसका प्रयोग हम अलग अलग तरीके से करते हैं. Thus, land is a natural resources of utmost important. इसलिए जो जमीन जो है वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण नेचुरल रिसोर्सेज है. It supports natural vegetation, wildlife, human life, economic activities, transport and communication system. इस पृथ्वी पर ही बहुत सारे वेजिटेशंस जो हैं वो जीवित रहते हैं, यानी कि नेचुरल वेजिटेशन कहने का मतलब कि प्लांट्स का ग्रोइंग होना, वाइल्ड लाइफ जानवरों का इस पृथ्वी पर रहना, ह्यूमन लाइफ मानव जाति का इस पृथ्वी पर रहना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन सभी के लिए आर्थिक क्रियाएं करना, ट्रांसपोर्ट का होना और कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो इसी पर डिपेंड है. However, land is an asset of a finite magnitude. Land जो है वो हमारे लिए एक ऐसा धन है जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो फाइनाइट है. Therefore, it is important to use the available land for various purposes with careful planning. इसलिए हमें अपने इस रिसोर्स को बहुत ही केयरफुल तरीके से यूज करना है ताकि हम अच्छे कार्यों के लिए इसे अलग अलग कार्यों के लिए प्रयोग कर सकें. India has land under a variety of relief features, namely mountains, plateaus, plains and islands. लैंड इंडिया में जो लैंड जो है वो अलग अलग फीचर्स के पाए जाते हैं. उनका नाम जो है वो माउंटेन्स, प्लेट्यू यानी कि माउंटेन्स यानी कि पहाड़ हो गए, प्लेट्यू यानी कि पठार हो गए, प्लेन्स समतल जमीन एंड आइलैंड. अबाउट 43% ऑफ द लैंड एरिया इज प्लेन. लगभग 43% जो हमारा लैंड जो है वो प्लेन है. विच प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री. और इस प्लेन्स पर हम लोग एग्रीकल्चर खेती बाड़ी कर सकते हैं और इंडस्ट्री भी सेटअप कर सकते हैं. Mountains account for 30% of the total surface area of the country. पूरे कंट्री में जितना जो लैंड है उसका 30% जो है वो माउंटेन्स है. And ensure perennial flow of some river. और उससे प्रत्येक साल जो रिवर्स जो फ्लो करते हैं वो वहीं से निकलते रहते हैं. Provide facilities for tourism and ecological aspects. About 27% of the area of the country is the plateau region. लगभग 27% एरिया जो है वो हमारे कंट्री का वो प्लेटू वाला इलाका है. It possesses rich reserves of minerals, fossil fuels and forest. इन्हीं 27% जो इलाके जो हैं इससे हम लोगों को मिनरल्स पाए जाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स पाए जाते हैं और फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं. लैंड यूटिलाइजेशन. जो हमारा जमीन जो है इसको हम किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं. लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेज. जो लैंड रिसोर्सेज जो हैं उनका प्रयोग हम अलग अलग निम्न तरीकों से करते हैं. फर्स्ट, फॉरेस्ट जंगल के लिए. सेकेंड, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन. हमारे आसपास ऐसे बहुत ही ज़्यादा ज़मीन होते हैं जिस पे हम खेती नहीं कर सकते हैं, यानी कि वो सुटेबल नहीं होते हैं. नंबर ए, बैरन एंड वेस्टलैंड. बैरन जो है वो बंजर के लिए होता है. बी, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस. एग्जाम्पल बिल्डिंग्स, रोड्स, फैक्ट्रीज etc. वैसे लैंड जिसको नॉन एग्रीकल्चरल यूज के लिए किया जाता है, तो वैसे जमीन जहाँ पे खेती नहीं की जा सकती है उन जगहों पे बिल्डिंग्स बना दिए जाते हैं, रोड्स बनाए जाते हैं, फैक्ट्रीज बनाए जाते हैं. नंबर 3,
अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड, फैलो लैंड को छोड़ करके और भी बहुत सारे जो अनकल्टिवेटेड लैंड है। नंबर ए, परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, वो इलाके जो हमेशा उस पे जानवर लोग जो हैं वो ग्रेज करते हैं यानी कि चरते हैं। नंबर बी, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रुप्स नॉट इंक्लूडेड इन नेट सोन एरिया। नंबर सी, कल्चरलेबल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर, जो 5 सालों के लिए छोड़ दिया जाता है। नंबर 4, फैलो लैंड्स। नंबर ए, करंट फैलो लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर, ऐसे लैंड को करंट फैलो कहा जाता है जिसे लगभग 1 साल के लिए या 1 साल से कम के लिए छोड़ दिया जाता है कल्टीवेशन। बी, अदर देन करंट फैलो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स। नंबर 5, नेट सोन एरिया, एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, भारत में हम किस तरीके से लैंड का यूज करते हैं, क्या लैंड यूज पैटर्न है हमारे इंडिया में, इसे समझेंगे। The use of land is determined both by physical factors such as topography, climate, soil types, as well as human factors such as population, density, technological capability, and cultural and traditions etc. जो हमारे यहाँ लैंड पाए जाते हैं उसका यूज किस तरीके से होगा, इसका फिजिकल फैक्टर्स पे बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंसी होते हैं। मतलब कि वहाँ का टोपोग्राफी क्या है, क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का जो मिट्टी जो है वो किस प्रकार का है, साथ ही साथ और भी बहुत सारे ह्यूमन फैक्टर्स मानवीय कारण होते हैं, जैसे कि उस जगह का पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, कितना पॉपुलेशन जनसंख्या है, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी यानी कि कितने अच्छे अच्छे प्रकार के टेक्नोलॉजी वहाँ पे हैं, एंड कल्चर एंड ट्रेडिशन। टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। जो हमारे इंडिया का टोटल जियोग्राफिकल एरिया जो है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। लैंड यूज डाटा however is available only for 93% of the total geographical area। जो लैंड यूज डाटा जो है वो टोटल जियोग्राफिकल एरिया वो केवल 93% का ही है, बिकॉज द लैंड यूज रिपोर्टिंग फॉर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एक्सेप्ट आसाम हैज नॉट बीन डन फुल्ली, क्योंकि आसाम का नहीं दिया गया है। मोर ओवर some areas of Jammu and Kashmir occupied by Pakistan, जम्मू और कश्मीर का कुछ इलाका जो है वो पाकिस्तान के अंदर आता है, एंड चाइना हैव ऑल्सो नॉट बीन सर्वेड, और इन जगहों को भी सर्वे नहीं किया गया है। द लैंड अंडर परमानेंट पैस्चर हैज ऑल्सो डिक्रीज्ड, वह जमीन जो परमानेंट पैस्चर हुआ करता था वो भी दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा है या कम हो भी गया है। हाउ आर वी एबल टू फीड आवर ह्यूज कैटल पॉपुलेशन ऑन दिस पैस्चर लैंड एंड व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस ऑफ इट। हमारे पास जो जानवर जो हैं, मवेशी जो हैं, उनको हम इन के मदद से कैसे खिला पिला सकते हैं और उन्हें कैसे हम जिंदा रखेंगे, इसका परिणाम क्या होगा। मोस्ट ऑफ द अदर देन द करंट फैलो लैंड्स आर ईदर ऑफ पुअर क्वालिटी और द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ सच लैंड इज वेरी हाई। ज़्यादातर जो करंट फैलो के सिवाय जो जमीन जो है वो मुख्य रूप से पुअर क्वालिटी के होते हैं, नहीं तो फिर कल्टीवेशन करना जो है वह बहुत ही ज़्यादा इस जगह पर हाई हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा पैसे खर्च आते हैं। हेंस दीज लैंड्स आर कल्टिवेटेड वंस और ट्वाइस इन अबाउट 2 to 3 ईयर्स, 2 या 3 सालों में लगभग 1 या 2 बार ही खेती की जा सकती है।
इफ दीज आर इंक्लूडेड इन द नेट सोन एरिया, अगर इन्हें हम नेट सोन एरिया के अंदर रखें तो then the percentage of NSA in India comes to about 54% of the total reporting area। फिर इसे मिला करके जो टोटल परसेंटेज रिपोर्टिंग एरिया का जो होगा वो 54% होता है। The pattern of net zone area varies greatly from one state to another। हर जगह का जो नेट जोन एरिया जो होता है वह हर अलग अलग स्टेट का अलग अलग होता है। इट इज ओवर 80% ऑफ द टोटल एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा। हरियाणा और पंजाब का अगर हम बात करें तो वो 80% जो है वो है एंड लेस देन 10% ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड अंडमान और निकोबार आइलैंड के कंपैरिजन में यह 10% कम है। यानी कि बाकी अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार बचे तो इनका जो नेट जोन एरिया का परसेंटेज जो है वो 90% होता है। फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज फार lower than the desired 33% of geographical area। जो फॉरेस्ट एरिया हमारे कंट्री में जो है वह हमारे डिजायर 33% जियोग्राफिकल एरिया के कंपैरिजन में कम है, बहुत ही ज्यादा। एज इट वाज आउटलाइंड इन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952, जैसा कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में आउटलाइन किया गया था, बताया गया था। It was considered essential for maintenance of the ecological balance। इसका प्रयोग हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए किया गया था। The livelihood of millions of people who live on the fringe of these forests depends upon it। वो मिलियंस ऑफ लोग जो इस जमीन पर रहते हैं, जंगल में रहते हैं, उनका जीवन इसी पर डिपेंड करता है। A part of the land is termed as wasteland and land put to other non-agricultural uses। ऐसे इलाके जो हैं, कुछ इलाके जो हैं वो वेस्टलैंड के नाम से जाने जाते हैं, मतलब उस जगह पे खेती नहीं की जा सकती है और उसे नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए रखा जाता है, मतलब खेती करने के अलावे उस जगह पे और दूसरे कार्य किए जाते हैं। वेस्टलैंड इंक्लूड्स, वेस्टलैंड में कौन कौन से जगह आ जाएंगे तो रॉकी, एरिड एंड डिजर्ट एरियाज, वैसे इलाके जहाँ पे रॉक्स पाए जाते हैं, चट्टानी इलाके होते हैं। डिजर्ट एरियाज एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज इंक्लूड्स सेटलमेंट, रोड्स, रेलवेज, इंडस्ट्रीज इटीसी। ऐसे इलाके पे रोड्स बना दिए जाते हैं, बिल्डिंग्स बना दिए जाते हैं या इंडस्ट्रीज बना दिए जाते हैं। Continuous use of land over a long period of time without taking appropriate measures to conserve and manage it has resulted in land degradation। लगातार तरीके से इस लैंड का लंबे समय तक प्रयोग करना बिना यह सोचे हुए कि इसका क्या परिणाम होगा, इसकी वजह से वहाँ की मिट्टी में बहुत ही ज़्यादा कमी हो गई है, यानी कि लैंड डिग्रेडेशन हो गया है। दिस इन टर्न हैज सीरियस रिपरक्यूशन ऑन सोसाइटी एंड द इन्वायरमेंट। इसका असर हमारे सोसाइटी, समाज पर और हमारे इन्वायरमेंट, वातावरण में बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, किस तरीके से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, मिट्टी की कटाई हो रही है और किस तरीके से हम इसे कंजर्व कर सकते हैं। वी हैव शेयर्ड आवर लैंड with the past generations and will have to do so with the future generations too। हम लोगों ने अपने इस जमीन को हमारे पास्ट जनरेशन, जो हमारे पूर्वज लोग जो थे, उन लोगों के साथ भी हमने शेयर किया और आगे जो हमारा फ्यूचर जनरेशन आएगा उसके साथ भी हम इस जमीन को शेयर करेंगे। 95% of our basic needs for food, shelter and clothing
आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैंड। हमारे ज़रूरत का 95% जो होता है वो हमें इसी धरती से मिलता है, मिट्टी से मिलता है। ह्यूमन एक्टिविटीज हैव नॉट ओनली ब्रॉट अबाउट डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। जो इंसानी क्रियाएं जो है इसकी वजह से ना ही केवल लैंड डिग्रेडेशन हुआ है, हैव ऑल्सो एग्रेवेटेड द पेस ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट टू कॉज डैमेज ऑफ लैंड। लोगों ने हमारे नेचुरल फॉरेस्ट या नेचुरल जो फोर्सेस जो हैं उसको भी इन्होंने बर्बाद किया है, जिसकी वजह से जमीन पर, पृथ्वी पर बहुत ही बड़ा समस्या और डैमेज हुआ है। एट प्रेजेंट, वर्तमान में, देयर आर अबाउट 130 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड इन इंडिया। 130 मिलियन हेक्टेयर ऐसे इलाके हैं जो कि डिग्रेडेड लैंड है। Approximately 28% of it belongs to the category of forest। इसके 28% इलाके जो है वो जंगली इलाके हैं। 56% of it is water eroded area। 56% जो इलाके जो है वो पानी से भरे पड़े हैं। एंड द रेस्ट इज अफेक्टेड बाई सैलिन एंड एल्कलाइन डिपोजिट। और बाकी के बचे जो है वो सैलिन और एल्कलाइन डिपोजिट से प्रभावित है। Some human activities such as deforestation, overgrazing, mining and quarrying too have contributed significantly in land degradation। कुछ मानव की क्रियाएं जैसे डिफोरेस्टेशन पेड़ की कटाई, ओवरग्रेजिंग ज्यादा जानवरों का चराना, माइनिंग खनन करना एंड क्वेरिंग टू हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली। इन सभी की वजह से बहुत ही ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन हुआ है, यानी कि मिट्टी में कटाई हुई है और होती भी है। माइनिंग साइट्स आर अबैंडन्ड आफ्टर एक्सकेवेशन वर्क इज कंप्लीट, लिविंग डीप स्कार्स एंड ट्रेसेस ऑफ ओवरबर्डनिंग। जब उन इलाकों से माइनिंग का कार्य समाप्त हो जाता है तो उस इलाके को खाली छोड़ दिया जाता है। इन स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा, डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैव कॉज्ड सेवर लैंड डिग्रेडेशन। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा में जो डिफॉरेस्टेशन माइनिंग की वजह से हुए हैं उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन हुआ है। चिल्ड्रन, यहाँ आप समझेंगे कि माइनिंग की वजह से डिफॉरेस्टेशन जो हुआ है या डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो माइनिंग पे प्रभाव होता है वो कैसे होता है। तो डिफॉरेस्टेशन जब होता है तो जो रूट्स जो होते हैं जब वो उखड़ते हैं तो अपने साथ जो बंधे हुए मिट्टी जो होते हैं उसे वो बाहर खींच लेते हैं और उस जगह का जो मिट्टी जो है वो बहुत ही हल्का हो जाता है, जिसकी वजह से वह लैंड जो है वो जब वहाँ पे पानी गिरते हैं तो वो बहुत इजी तरीके से कट जाते हैं। इन स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ओवरग्रेजिंग इज वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर लैंड डिग्रेडेशन। गुजरात में बात करें, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में, वहाँ का जो सबसे मुख्य समस्या जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन होती है वह ओवरग्रेजिंग है, यानी कि जानवरों को लोग चरने के लिए छोड़ देते हैं। इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, पंजाब में, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ओवर इरिगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू वाटर लॉगिंग लीडिंग टू इंक्रीज इन सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी इन द सोइल। पंजाब में, हरियाणा में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा इरिगेशन होती है जिसकी वजह से मिट्टी की कटाई बढ़ जाती है। द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री एंड कैल्साइट एंड
shop stores for ceramic industry generate huge quantity of dust in the atmosphere. जो बड़े बड़े मिनरल्स प्रोसेसिंग जैसे कि ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन से सीमेंट इंडस्ट्री जो है, जब ये चलते हैं तो ये अपने साथ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में डस्ट को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है. इट retards the process of infiltration of water into the soil after it settles down on the land. In recent years, industrial effluents as waste have become a major source of land and water pollution in many parts of the country. हाल फिलहाल के कुछ वर्षों में इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स, जो इंडस्ट्री से निकलने वाले जो गंदगी या कचड़े जो होते हैं, जो वेस्ट के तौर पे निकलते हैं, वह लैंड के सोर्स के लिए बहुत बड़ा वो कारण बन चुके हैं, जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है. जैसे इंडस्ट्री से जो कचड़े जो निकलते हैं वो सीधे समुद्री इलाके में या समुद्र के बहते पानी में उन्हें रिलीज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो पानी जो होता है वो पोल्यूटेड हो जाता है. There are many ways to solve the problems of land degradation. इस मिट्टी की कटाई की समस्या को हल करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं. Afforestation and proper management of grazing can help to some extent. पेड़ों को लगाना और ग्रेजिंग पे ध्यान देना, यह कुछ तरीके से मदद कर सकता है. प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स, कंट्रोल ऑन ओवरग्रेजिंग, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस आर सम ऑफ द मेथड्स टू चेक लैंड डिग्रेडेशन इन एरिड एरियाज. कुछ जगहों पे प्लांटेशन करें. कंट्रोल ऑन ओवरग्रेजिंग, जो जानवर बहुत ज़्यादा चर जाते हैं उस पर अगर कंट्रोल किया जाए. स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस, वैसे रेगिस्तान वाले इलाके जहाँ पे बालू पाए जाते हैं उन जगहों पे थॉर्नी बुशेस, कांटेदार पौधों को लगा करके हम वहाँ के मिट्टी को बांध सकते हैं और इससे हमारा लैंड डिग्रेडेशन कम हो सकता है. Proper management of wasteland, control of mining activities, proper discharge and disposal of industrial effluents and waste after treatment can reduce land and water degradation in industrial and suburban areas. अगर इंडस्ट्री से निकलने वाले जो वेस्ट जो होते हैं, अगर उन्हें अच्छे ट्रीटमेंट के बाद, मतलब जब वो गर्म होते हैं तो उन्हें गर्म नहीं होकर के ठंडे होने के बाद अगर उन्हें रिड्यूस किया जाए तो इससे वाटर डिग्रेडेशन में कमी हो सकती है. और जो इंडस्ट्रियल सब अर्बन एरियाज है, इन सभी को केयर करके लैंड डिग्रेडेशन को डिक्रीज किया जा सकता है. सॉइल एज अ रिसोर्स, मिट्टी जो है वो सबसे बड़ा रिसोर्स होता है. Soil is the most important renewable natural resource. मिट्टी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण रीन्यूएबल, जिसको हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं, बना सकते हैं, नेचुरल रिसोर्स है. It is the medium of plants growth and supports different types of living organism on the earth. इस पृथ्वी पर बहुत सारे जो पेड़ पौधे होते हैं, जानवरों को जन्म देने का काम पृथ्वी ही करता है, मिट्टी ही करता है. The soil is a living system. Soil जो होता है वो एक लिविंग सिस्टम है. It takes millions of years to form soil up to a few centimeter in depth. मिट्टी के 1 सेंटीमीटर बनने में, 1 सेंटीमीटर मिट्टी को बनने में लगभग बहुत मिलियंस साल लग जाते हैं. Relief, parent rock or bedrocks, climate, vegetation and other forms of life and time are important factors in the formation of soil. मिट्टी के फॉर्मेशन में वेजिटेशन का होना और भी बहुत सारे समय महत्वपूर्ण है. Various forces of nature such as changes in temperature,
टेम्परेचर का बदलाव होना, एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर, पानी का जो बहना, विंड एंड ग्लेशियर्स, हवा का बहना, ग्लेशियर का चेंज होना, एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर्स, जो डिकम्पोजर्स जो मिट्टी के अंदर रहते हैं इनका एक्टिविटी, इटीसी कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। इन सभी के मिलाप से ही मिट्टी बनती है। केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस which take place in the soil are equally important। मिट्टी के अंदर जो केमिकल और ऑर्गेनिक चेंजेस होते हैं इनका भी मिट्टी के फॉर्मेशन में बहुत बड़ा रोल होता है। soil also consists of organic humus and inorganic materials। soil जो होते हैं वो ऑर्गेनिक मटेरियल और इनऑर्गेनिक मटेरियल से मिलकर के बने हुए होते हैं। On the basis of the factors responsible for soil formation, color, thickness, texture, age, chemical and physical properties, the soil of India are classified in different types। जो अलग अलग फैक्टर्स पे जो मिट्टी का जो प्रकार होता है उसके कलर पे, थिकनेस पे, टेक्सचर पे, एज पे मिट्टी को हम अलग अलग भागों में बांटते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी के कितने क्लासिफिकेशन होते हैं। इंडिया हैज वैरिड रिलीफ फीचर्स, लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेटिक रेंज एंड वेजिटेशन टाइम। इंडिया में अलग अलग प्रकार के लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं और वेजिटेशन भी अलग अलग पाए जाते हैं। These have contributed in the development of various types of soils, जिसकी वजह से अलग अलग तरीके के मिट्टी के प्रकार पाए जाते हैं। एलुवियल सॉइल, चिल्ड्रन आप जानते हैं कि एलुवियल सॉइल जो होता है वो सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल होता है। दिस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पोर्टेंट सॉइल। यह सबसे ज्यादा फैला हुआ है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मिट्टी होती है। इनफैक्ट दी एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ एलुवियल सॉइल। पूरा का पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो एलुवियल सॉइल से ही बना हुआ है। These have been deposited by 3 important Himalayan river systems, the Indus, the Ganga and the Brahmaputra. These soils also extend in Rajasthan and Gujarat through a narrow corridor। यह जो मिट्टी जो है ये राजस्थान और गुजरात में भी पाए जाते हैं। Alluvial soil is also found in the eastern coastal plains, particularly in the deltas of the Mahanadi, the Godavari, the Krishna and the Kaveri rivers। यह जो alluvial soil जो है वो मुख्य रूप से महानदी, गोदावरी और कृष्णा और कावेरी रिवर्स जो हैं इनके बगल में भी पाए जाते हैं। The alluvial soil consists of various proportions of sand। जो alluvial soil जो होते हैं इसमें बहुत अलग अलग प्रकार के सैंड पाए जाते हैं, सिल्ट पाए जाते हैं एंड क्ले। As we move inland towards the river valleys, soil particles appear somewhat bigger in size। हम आगे देखेंगे कि जो soil particles जो होते हैं वो उनके साइज में बड़े और छोटे होते हैं। In the upper reaches of the river valley, that is near the place of the break of slope, the soils are coarse। Such soils are more common in pavement plains such as dunes, shows and terrae। Apart from the size of their grains or components, soils are also described on the basis of their age। बजाय कि जो मिट्टी पर पाए जाने वाले जो ग्रेन्स जो होते हैं या कंपोनेंट्स जो होते हैं मिट्टी को उनके एज के भी बेसिस पे डिस्क्राइब किया जाता है। अकॉर्डिंग टू देयर एज, मिट्टी के एज के अनुसार एलुवियल सॉइल्स कैन बी क्लासिफाइड एज ओल्ड एलुवियल। इसे हम ओल्ड एलुवियल में जिसे बंगर के नाम से जानते हैं एंड न्यू एलुवियल जिसे हम खादर के नाम से जानते हैं। एलुवियल सॉइल को 2 कैरेक्टरिस्टिक में बांटे गए हैं। द बंगर सॉइल हैज हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स देन द खादर। जो बंगर सॉइल जो होते हैं इसमें कंकर जो होते हैं इनके नोड्यूल्स बहुत ज़्यादा होते हैं कंपैरिजन टू खादर। इट हैज़ more fine particles and is more fertile than the bungar। जो
हादर जो है इनकी फर्टिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है बंगर के कंपैरिजन में। एलुवियल सॉइल एज अ होल आर वेरी फर्टाइल। मुख्य रूप से बात करें तो एलुवियल सॉइल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है। मोस्टली दीज सॉइल्स contain adequate proportion of potash, phosphoric acid and lime which are ideal for the growth of sugarcane, paddy, wheat and other cereal and pulse crops। एलुवियल सॉइल जो होते हैं मुख्य रूप से इनमें पर्याप्त मात्रा में पोटास पाए जाते हैं, फॉस्फोरिक एसिड पाए जाते हैं और लाइम पाए जाते हैं, जो शुगर केन यानी कि गन्ना, पैडी, वेट और भी अदर सीरियल्स और पल्स क्रॉप दाल वाले जो होते हैं इनके ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होते हैं। ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी, इस मिट्टी की बहुत ही ज़्यादा उपजाऊपन होने की वजह से रीजन्स ऑफ एलुवियल सॉइल्स आर इंटेंसिवली कल्टीवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। यह जो इलाके जो हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खेती की जाती है और इसीलिए इस जगह पे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेटेड भी होता है, यानी कि यहाँ पे लोग बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। सॉइल्स इन द ड्रायर एरियाज आर मोर एल्कलिन। वो इलाके जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सूखापन रहता है वहाँ पे एल्कलिन की मात्रा ज़्यादा होती है एंड कैन बी प्रोडक्टिव आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इरिगेशन। उस मिट्टी को भी हम फर्टाइल अच्छा बना सकते हैं अगर उससे प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए और इरिगेट किया जाए, यानी कि सिंचाई किया जाए। सॉइल 2 ब्लैक सॉइल। दीज सॉइल्स आर ब्लैक इन कलर। यह जो ब्लैक सॉइल जो होता है यह रंग में काले रंग का होता है एंड आर ऑल्सो नोन एज रेगर सॉइल, और इसे रेगर सॉइल भी कहा जाता है। ब्लैक सॉइल इज द आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन। ब्लैक सॉइल जो है वो कॉटन यानी कि सूती का खेती करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है एंड इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल, और इसलिए इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। इट इज़ बिलीव्ड दैट, ऐसा माना जाता है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस along with parent rock material are the important factors for the formation of black soil। कि ब्लैक सॉइल के फॉर्मेशन के लिए पेरेंट रॉक मटेरियल जो होते हैं और प्राकृतिक रूप से जो फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो होते हैं वह भी महत्वपूर्ण होते हैं। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकल ऑफ द डेक्कन ट्रैप regions spread over northwest Deccan Plateau and is made up of lava flows। इस प्रकार की मिट्टी जो है वो मुख्य रूप से डेक्कन प्लेटू वाले इलाके में पाए जाते हैं। दे कवर द प्लेटूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ एंड एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन along द गोदावरी एंड द कृष्ण वैलीज। यह जो मिट्टी जो है वो मुख्य रूप से महाराष्ट्र, सौराष्ट्र इन सभी इलाके में पाए जाते हैं। चिल्ड्रेन, आज के वीडियो में यहीं तक हम लोग कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे के पॉइंट्स को क्लियर किया जाएगा। ब्लैक सॉइल के बाद और भी जो सॉइल्स जो हैं उसके बारे में आप पढ़ेंगे।